गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। नहीं थे, कोई बात नहीं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर। और जो आपका चैप्टर है, यानी वो नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे कॉपी के अंदर अपना हेडिंग डाल लीजिए कि आज हम पढ़ेंगे क्या चीज। नाइन्थ क्लास के मैथ्स का फोर्थ चैप्टर, और आपका नाम है चैप्टर का क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम आपसे यही, हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम आपसे यहीं से पूछने स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जब हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, तो हमने बहुपद पढ़ लिया था। और आज आप देखो कि यहाँ पर एक समीकरण की बात हो रही है। अगर हम आप लोगों से पूछें रैखिक बहुपद के बारे में, तो आप लोग जानते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। देखिए सर, वो वाला बहुपद, मान लो हमने लिख दिया 9x+7, तो आप कहोगे सर ये एक हमारे पास में क्या है, रैखिक बहुपद है। क्योंकि सर इसकी अधिकतम घात कितनी है, आप कहोगे सर इसके अंदर जो चर है उसकी अधिकतम घात एक है। ये हमने आपको पढ़ाया था बहुपद के अंदर कि अगर हमारे पास में बहुपद की अधिकतम घात एक होती है चर की, अगर किसी भी बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात एक होती है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। और अगर अधिकतम घात दो होती है तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। और अगर तीन होती है तो वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो हमें रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। रैखिक का मतलब वही होता है, सर अधिकतम घात कितनी होगी, सर अधिकतम घात एक होगी। कितनी होगी, एक। सर हमें दो चर वाले पढ़ने हैं। ये तो सर आपने एक चर वाला एग्जांपल लिख दिया। चलिए हम दो चर वाला एग्जांपल भी लिख देते हैं। अगर मैं कहीं लिख दिया 3x+4y+7, आप कहोगे हाँ सर ये ठीक है कि सर इसके अंदर दो चर है, एक तो सर x है और एक y है। सर दोनों की अधिकतम घात एक एक है। यानी कि सर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है सर, ये दो चर वाले रैखिक बहुपद है। ये क्या है, दो चर वाले रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर समीकरण के बारे में अभी हम सीखेंगे कि समीकरण क्या होता है। अच्छा, पहले आप सभी लोग यहाँ पर इतना टाइप करके बताओ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया है कि हाँ सर ये दो चर वाले रैखिक बहुपद है। कि सर इसके अंदर क्या है, दो चर हैं एक्स और वाई। रैखिक क्यों? क्योंकि सर दोनों की अधिकतम घात कितनी है, एक एक है। इसलिए सर ये दो चर वाले रैखिक बहुपद है। सर अगर हम समीकरण की बात करें, अगर हम समीकरण की बात करें, तो देखो समीकरण में एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किस चीज का होना ज्यादा जरूरी होता है? एक साइन होता है। बताइए एक साइन किसका होता है? सब बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करके बताओ ये साइन किस चीज का होता है। क्या हम इसको इक्वल टू बोलते हैं, इक्वल टू, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू? नॉट इक्वल टू, बताइए इसको क्या बोलते हैं हम, इस साइन को क्या बोलते हैं? कि ये इक्वल टू का साइन है या फिर नॉट इक्वल टू का? इक्वल टू का साइन है। यानी कि इस समीकरण को, किसी को भी आपको समीकरण कहना होता है, तो उसके अंदर एक इक्वल टू का साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि हम उसी वाले एग्जांपल को फिर से लिख दें, 3x, हम उसी एग्जांपल को फिर से लिख रहे हैं। देखिए 3x+4y+7, और इसी एग्जांपल को हम फिर से लिख दे रहे हैं कि सर 3x+4y=-7। इन दोनों में कितना फर्क है आप हमें बताइए। आप कहोगे सर ऊपर वाले इसमें कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, तो सर ये हमारा बहुपद है, यानी कि एक हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल है। लेकिन पर सर अगर नीचे वाले में देखा जाए, तो सर इसमें एक इक्वल टू का साइन है, और हम इसको कहेंगे कि सर ये समीकरण है। ये क्या है हमारे पास में, समीकरण। तो समीकरण के अंदर इक्वल टू का साइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम समीकरण को देखें, तो सर इसके अंदर कितने चर हैं? आप कहोगे सर इसके अंदर दो चर हैं एक्स और वाई, दोनों की अधिकतम घात कितनी है, एक एक है। तो आपने कहा सर ये हमारे पास में दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या है कि सर ये जो आपने हमें एग्जाम्पल दिया है, ये सर दो चर वाला हमारे पास में रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण क्यों? क्योंकि सर अधिकतम घात एक एक है, दो चर एक्स और वाई है, और समीकरण इसलिए सर क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है, तो एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। सर इक्वल टू का साइन होना चाहिए, दो चर एक्स और वाई, पी के कोई भी दो चर होने चाहिए, और उनकी अधिकतम घात एक एक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अब हम आपको एक और चीज बता देते हैं। क्या चीज बता देते हैं हम आपको? ये चीज बता देते हैं, एक आप व्यापक रूप पढ़ते हैं तो हम लिख देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, का व्यापक रूप, यानी कि इसको बोलते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जो हमारे पास में इक्वेशन होती है दो वेरिएबल्स की, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? तो आप लिखोगे सर ax+by+c = 0। ये क्या है हमारे पास में?
एक हमारे पास में दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है। सर दो चर हमें दिख रहे हैं एक्स और वाई। सर हमें दो चर दिख रहे हैं एक्स और वाई। सर दोनों की घात कितनी है? सर एक एक है। तो सर ये क्या हो गया हमारे पास में? दो चर वाले हमारे पास में बहुपद हो गया। सर इक्वल टू का साइन भी दिख रहा है, तो सर ये समीकरण हो गया। यानी कि दो चर वाले जो रेखिक समीकरण होते हैं उनका सर व्यापक रूप यानी कि जो जनरल फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास में? सर जो हमारे पास में जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। गुड इवनिंग खुशबू, गुड इवनिंग। अच्छा खुशबू, आप काफी दिनों के बाद आए हो, आप लास्ट क्लास में थे बुधवार को, ये बताइए पहले। यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास, और आप पहली क्लास में मंडे तो नहीं थे, जिस दिन आपका यस बहुपद चैप्टर सर। नंबर नहीं थे। 9M02 शुरू किया गया था। ठीक है। तो आज देखो आपको नया चैप्टर स्टार्ट किया गया है। चैप्टर स्टार्ट हुआ है 9M04, यानी कि नाइन्थ क्लास के मैथ्स का चौथा चैप्टर, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ठीक है। और दो चरों वाले रेखिक समीकरण में अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि आप इतना तो जान चुके हैं कि रेखिक का मतलब क्या होता है। सर रेखिक का मतलब होता है कि जब हमने बहुपद में पढ़ा था जिसकी घात एक होती है। सर दो चर यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर दो चर हो, यानी कि आपने लिखा, अगर हम लिख दें 2x प्लस 3y प्लस 7। हाँ सर ये दो चर वाला रेखिक बहुपद है। लेकिन पर अगर इसी के अंदर इक्वल टू जीरो भी लिख दें या फिर इक्वल टू कोई भी नंबर लिख दे, 0 1 2 3 4 -3 कुछ भी लिख दे, उसमें इक्वल टू का साइन भी लगा दे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? समीकरण। ठीक है। तो यही चीज हम बता रहे थे कि बहुपद में देखो यहाँ लिखा है कोने के ऊपर, जहां स्टार मार्क कर रहे हैं यहाँ पर उल्टे हाथ के कोने पर, कि सर बहुपद में इक्वल टू का साइन नहीं होता। और अगर उसी को आप फिर से लिख दोगे इक्वल टू का साइन लगा के, तो सर वो बहुपद से क्या बन जाता है? समीकरण। यानी कि बहुपद में और समीकरण में सिर्फ एक इक्वल टू का अंतर होता है कि बहुपद में इक्वल टू का साइन नहीं होता और समीकरण में इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि अगर आपके पास में कोई भी दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण को आप हमेशा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो की फॉर्म में लिखते हो। जहां पर अगर ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है, तो आप कहोगे सर ए भी जीरो नहीं हो सकता और सर बी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो आप लिखोगे सर ए जीरो की गुणा किसी में भी कर दो, तो सर ये जीरो ही हो जाएगा, यानी कि आप लिख दोगे बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। और सर अगर हमारा बी जीरो हो गया तो हम लिख देंगे ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और आप जानते हो ये हमारे पास में क्या है? ये सर हमारे पास में एक चर वाला बन गया, क्योंकि सर इसके अंदर चर क्या है? सिर्फ एक ही है, वाई। ठीक है। अब आप कहोगे सर ए बी सी क्या है? ए बी सी तो इन चरों के गुणांक है। और ये ए बी सी क्या है हमारे पास में? ये गुणांक है, यानी कि इनका कुछ नंबर फिक्स होगा। जैसे आपने लिखा 2x प्लस 7y प्लस 9 बराबर जीरो, तो आप कहोगे सर इसमें दो चर वाले हैं। देखो सर ये रहा एक चर x, सर दूसरा चर y। ये x का गुणांक है, ये y का गुणांक है। सर दोनों की अधिकतम घात एक एक है, ये रहा एक, ये रहा एक। और सर इसमें इक्वल टू का साइन है, तो आप कह दोगे सर ये दो चर वाला एक रेखिक समीकरण है। ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया कि दो चर वाले रेखिक समीकरण को लिखने का एक व्यापक रूप होता है, जिसको हम बोलते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है। चलिए अगर आप सभी को समझ में आ गया है, देखिए तो पहला सवाल आप लोगों के सामने, हम आप लोगों का कर देते हैं चैट सेक्शन बंद कुछ समय के लिए। वजह आप लोगों को पता है कि चैट सेक्शन बंद इसलिए किया जाता है कि पहले आप लोगों को सवाल को हल करना है, और हल करने के बाद में आपको इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है, पर्सन नंबर 1 को। पहले हम आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि 7:11 हो रहे हैं, 7:13 तक आप लोग इसको जल्दी से हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दो। सर ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे। सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे ना? एक मिनट रुके। ऑप्शंस, एक काम कर देते हैं, पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, आप अपना आंसर निकालो और चैट सेक्शन के अंदर ही भेज दो। ठीक है। ठीक है। आप अपना आंसर निकालिए और चैट सेक्शन के अंदर ही भेज दीजिए, सर ए का मान इतना आ रहा है, बी का मान इतना आ रहा है, सी का मान इतना आ रहा है। आप चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। आप कोमा लगा के लिख दे रहे हो तो हम समझ जाएंगे पहला वाला वैल्यू ए का है, दूसरा वाला वैल्यू बी का है और तीसरा वाला वैल्यू सी का है। या आप थोड़ा सा स्पेस लगा के भी लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे पहला वाला वैल्यू ए का है, दूसरा वाला वैल्यू बी का है और तीसरा वाला वैल्यू सी का है। ठीक है। सभी बच्चे, हमने चैट सेक्शन आपका ऑन कर दिया है, हमने पोल सेक्शन ही बंद कर दिया है, क्योंकि इसमें सवाल में ऑप्शंस नहीं थे। तो आप इसको एबीसी की वैल्यू को निकालिए और जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख करके टाइप कर दीजिए। और आप लोगों के पास में सिर्फ 7:13 तक का ही टाइम है। दीपांशु अभी हुआ बच्चे, नहीं हुआ? सर लोकेश, थोड़ा सा
ठीक है, लोकेश का, ललित का, दीपांशु, खुशबू, भूमिका। 2 मिनट रुको। ठीक है, कीजिए जल्दी से। ठीक है, नेहा यादव के नाम से बच्चे का आंसर आ गया है। ठीक है, दीपांशु का आंसर आ गया है। हाँ दीपांशु ठीक है, समझ गए। ठीक है, लोकेश का भी आंसर आ गया है। खुशबू का भी आंसर आ गया है। थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस दिखा होगा खुशबू आपको, लोकेश के में और दीपांशु के में। चलिए एक बार हम बता देते हैं, निशिका का आंसर आ गया है। देखिए, हम इसलिए टाइम देते हैं और इसलिए आंसर भी देखते हैं बच्चों का, क्योंकि कम से कम इतना तो बच्चा पता लगे कि जो बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं वो कितनी गलती कर पाते हैं। देखिए, आपने कहा सर एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, √2x बराबर 7y-9। पर हमें सर इससे कोई मतलब नहीं है। हमने अभी सीखा था एक जनरल फॉर्म। सर जो जनरल फॉर्म होती है, जो व्यापक रूप होता है, वो क्या होता है सर ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आओ इसको इस तरीके से बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपनी दी हुई इक्वेशन को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। सर पहली चीज तो एकदम ठीक लिखी हुई है, √2x। सर ये y वाली टर्म को इधर लेकर आएंगे। गुड तो सर इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अब y वाली टर्म को इधर लेकर आएंगे तो आप बताइए हमें कि सर ये प्लस का है, जब आप इसे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेकर आओगे तो सर ये माइनस के 7y हो जाएंगे। सर ये यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ माइनस के 9 है, जब आप इसे सर सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेकर आओगे तो सर ये प्लस के 9 हो जाएंगे, बराबर 0। आप जिस इक्वेशन को हमने बॉक्स के अंदर बंद किया है, अगर इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज वो एक बार अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर हमें यहीं पर डाउट है। यहां तक पर किसी को डाउट है कि इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं? यहाँ पर किसी को डाउट है? ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है कि इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप बताइए कि सर इसमें और इसमें बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है कि सर पहले x वाला नंबर आ गया, फिर y वाला नंबर आ गया, और फिर सर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं अचर। यानी कि कांस्टेंट है ये, इसके अंदर कोई भी चर यानी कि कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो हमने कहा सर हमारा अचर भी आ गया है। लेकिन पर सर एक चीज देखा जाए तो सर यहाँ सभी के में साइन प्लस के थे। अब इनको प्लस के साइन के जैसा लिख लेते हैं। देखिए, अगर आप इसको लिखोगे पहली टर्म को तो आप लिखोगे √2x प्लस ब्रैकेट में आएगा माइनस के 7y प्लस के 9 बराबर 0। जब आप इसको कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस c के साथ में, तो आप कहोगे सर a का मान तो हमें दिख रहा है कि सर ये रहा a का मान, तो √2। a का मान तो कितना आ गया सर? √2। आप लिखे सर a का मान आ गया √2। सर b का मान हमें दिख रहा है कितना सर? माइनस के साथ। कितना दिख रहा है? माइनस के साथ। तो आपने कहा सर b का मान आ गया हमारे पास में माइनस के साथ, और सर c का मान हमारे पास में आ गया कितना? 9। ठीक है, कि सर सी का मान कितना आ गया हमारे पास में? 9। अब आप लोग हमें जल्दी से बताइए एक बार टाइप करके कि इतना सभी को समझ में आ गया है? तो जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करना, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताना। और आप सभी बताइए कि आपको अपनी अपनी गलतियां पता लग गई है कि किस किस की कहाँ पर गलती थी। एक तो किसी ने भी रूट नहीं लिखा, कम से कम उनको रूट बता देना चाहिए था बोल करके कि हाँ सर √2 होगा वहां पर। फिर प्लस और माइनस के साइन में गलती थी थोड़ी सी, कि खुशबू ने माइनस और प्लस को इंटरचेंज कर दिया था बी और सी के साथ में। लोकेश का वहां पर ठीक था, बट वहां पर उन्होंने √2 नहीं लगाया। दीपांशु का ठीक था पर उन्होंने √2 नहीं लगाया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कमियां थी। अच्छा, भूमिका आपको समझ में नहीं आया बच्चे? एक बार फिर से बताना ये, बताइए किसी को एक बार फिर से। सर ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना? समझ में नहीं आया। ठीक है, हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखो, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो एक बार सही बच्चे सामने देख लीजिए, जिनको समझ में आ गया है वो भी प्लीज एक बार सामने देख लीजिए, इनके साथ में सही बच्चे समझ लेना। अगर समझ में आ गया है फिर भी आप एक बार इसको फिर से समझ लेना। देखिए, देखो ये सवाल है आप लोगों के सामने, और इस सवाल को जब आप देखोगे तो इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है? इसके अंदर लिखा है कि √2x, हमने लिखा सर √2x बराबर 7y-9 को जब आप ax प्लस by प्लस c के बराबर 0 के फॉर्म में लिखते हो तो आप a b c का मान बताइए कितना होगा। तो आपने कहा सर इसको एक काम करते हैं, जिस फॉर्म में पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में। तो सर ये तो ठीक है, लेकिन पर सर सभी चीजें इक्वल टू के उल्टे हाथ की तरफ होनी चाहिए। लेकिन पर यहाँ तो सारी चीजें इक्वल टू के सीधे हाथ की तरफ है। तो एक काम कर लेते हैं, इनको मूव कर लेते हैं। यानी कि आपने लिखा सर √2x। जब सर हम 7y को सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेकर आएंगे तो सर ये माइनस के 7y होंगे, क्योंकि साइन बदल जाते हैं। और ये माइनस के 9 थे तो इधर आके किसके हो जाएंगे, आपको सर ये प्लस के 9 हो जाएंगे बराबर 0। तो आपने कहा सर जब हम इसको सारे साइन हमें प्लस के ही लिखने हैं तो हम इसको सर ऐसे लिख सकते हैं कि √2x प्लस सर ब्रैकेट के अंदर माइनस के 7y प्लस के 9 बराबर 0। तो जब हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ देखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के साथ में देखेंगे, तो सर a का मान कितना हो गया, आप कहोगे सर √2 हो गया। b का मान कितना हो गया, आप कहोगे सर b का मान तो आ गया माइनस के साथ। और सर सी का मान कितना हो गया, वो हो गया 9। अब आप बताइए बच्चे, जल्दी से समझ में आ गया ना आपको कि आपको यस सर। वेरिएबल्स एक तरफ लेकर आ जाने हैं और फिर आपको क्या कर देना है, उनको जल्दी से सॉल्व करके बस ए बी सी की वैल्यू बता देनी है कितनी कितनी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप इसके ऊपर लिख लीजिए जल्दी से, कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 2 मिनट का टाइम हम आप लोगों को देंगे। 2 मिनट का तो नहीं, खैर कम ही टाइम देंगे क्योंकि छोटा सा सवाल है। हम आप लोगों का चैट सेक्शन कर देते हैं बंद। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और ये क्वेश्चन के ऑप्शंस है इसलिए आप पोल में जवाब दे सकते हो। तो हमने पोल ऑप्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो आपके पास में समीकरण है 7x प्लस 5 बराबर 3 का, आपसे पूछा गया है कितने हल होंगे, कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इसके दो सॉल्यूशन होंगे, या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर सर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन है ABCD। आप सभी बच्चे इनको ध्यान से देखिए, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है पहले आप उसको टिक कीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं, तब आप देख रहे हैं कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आरजू आप बहुत लेट आए हो बच्चे। आरजू, आपने भी क्लास ज्वाइन की है। अच्छा बताइए, आप बुधवार को थे क्लास में नहीं थे? सर लोकेश सर भी आपकी तरह पढ़ाते हैं और बच्चों को? हाँ लोकेश सर पढ़ाते हैं। चलिए बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तो काफी सारे बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, कि जिन बच्चों का सोल्व हो गया है वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना, और जिनका सोल्व नहीं हुआ है प्लीज उसको जल्दी से सोल्व करो। इसमें वैसे सोल्व कुछ करना नहीं है, आपको 4 ऑप्शन सामने दिखाए गए हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा मतलब लॉजिक लगाना है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए और आप जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या वो किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, खुशबू का आंसर आ गया है, निशिका, भूमिका, सपना, ललित, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, नेहा यादव के नाम से। चलिए अच्छा, अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि ठीक है दीपांशु और लोकेश का भी आ गया है। देखिए अब आपको सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आपको बच्चे इसको याद कर लेना है, पहले तो क्या कर लेना है, इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, क्या लर्न करना है,
बच्चे माइक बंद प्लीज, माइक बंद सभी, प्लीज माइक बंद रखेंगे। क्या याद करना है आपको इस सवाल में? इस सवाल में याद नहीं करना है, आपको याद ये करना है कि अगर हमारे पास में एक दो चर वाला रेखिक समीकरण, देखो हम लिख दे रहे हैं एक दो चर वाला रेखिक समीकरण अगर आपको दिया जाए, एक दो चर वाला रेखिक समीकरण अगर आप लोगों को दिया जाए, तो आप कहोगे सर उस एक दो चर वाले रेखिक समीकरण के अनंत यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। बच्चे प्लीज माइक बंद, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज एक बार माइक बंद कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये याद करना है कि अगर आपको एक एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया जाए तो उसके अनेक हल होते हैं। अब ये होते कैसे हैं वो हम आपको समझा देते हैं। देखो, मान लेते हैं कि क्लास के अंदर दो बच्चे हैं, मान लेते हैं कि क्लास के अंदर दो बच्चे हैं। हम पहले इस सवाल को कट करके एक नेक्स्ट पेज पे लेकर चलते हैं, तब हम आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं एक तो दीपांशु है, समझ लेते हैं एक बार अच्छे से इसको। एक दीपांशु है और एक ललित है, और मान लेते हैं कि एक हमारे पास में ललित है और एक लोकेश है। अब आप खुद देखना कि दीपांशु ने कहा कि सर समीकरण को हल करना है 7x प्लस 5y बराबर 3 को। तो देखो, इसको हल करने का कोई तरीका नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक समीकरण दिया गया है तो आप अपनी तरफ से मान लोगे कि सर मेरा मन है मैं तो y का मान 0 ले रहा हूँ। जब आप y का मान 0 लोगे, आपने कहा सर मैं तो y का मान 0 ले रहा हूँ, जब दीपांशु ने y का मान 0 लिया तो समीकरण बन गया 7y प्लस 5 गुणा 0 बराबर 3। सर 7x, 7x सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 7x प्लस 5 गुणा 0 बराबर 3। आपने कहा सर 7x प्लस 0 बराबर 3, और सर x का मान आ गया 3/7। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ये बताइए? जब दीपांशु ने इसको हल किया तो दीपांशु का मन था कि सर मैं तो y को 0 ले रहा हूँ, सर मेरा x का मान आ गया 3/7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए फिर ललित की बारी आई। ललित ने कहा सर मैं तो x को 0 लूंगा, मेरा मन है कि सर मैं इस समीकरण को हल करते वक्त मैं तो x को 0 लूंगा, और सर मैंने x को 0 लिया तो सर ये हो गया 7 गुणा 0 प्लस 5y बराबर 3। और फिर 7 गुणा 0 तो 0 हो गया, यानी कि 5y बराबर 3, और y का आंसर आ गया 3/5। आप देख पा रहे हो कि y का आंसर 0 भी है, y का आंसर 3/5 भी है, सर x का आंसर 0 भी है और x का आंसर 3/7 भी है। फिर लोकेश की बारी आई सॉल्व करते वक्त, भाई इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ललित का मन था, ललित ने x को 0 लिया, y का आंसर निकाल दिया। जब लोकेश की बारी आई तो लोकेश कहने लगे सर मैं तो x का मान 1 लूंगा। जब लोकेश ने x का मान 1 लिया तो इन्होंने लिखा 7 गुणा 1 प्लस 5y बराबर 3। ये हो गया 7 प्लस 5y बराबर 3। सर 5y का मान हो गया 3 - 7, यानी कि सर 5y का मान हो गया -4, और y का मान हो गया -4/5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जब लोकेश ने x का मान 1 लिया तो y का मान आया -4/5। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप देख पा रहे हो कि सर इस वाले समीकरण को हल करते वक्त सर हमारे पास में कोई बाउंडेशन नहीं है कि 7x प्लस 5y बराबर 3। सर हम एक काम करेंगे, x का या फिर y का किसी का भी अपनी तरफ से कुछ भी मान लेंगे। सर एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार -10 लेंगे, एक बार -100 लेंगे, और सर x का मान निकलता चला जाएगा। यानी कि ऐसे तो सर पता नहीं कितनी सारी वैल्यू निकल सकती है, यानी कि ऐसे तो पता नहीं कितनी सारी वैल्यू निकल सकती है। तो आप कहोगे सर जब भी हमारे पास में एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया जाएगा तो सर उसके कितने आंसर होंगे? उसके आप कहोगे सर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इतना सभी को समझ में आ गया कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे? तो अगर समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो माइक ओपन करके बताइए कि सर एक बार फिर से बताइए, या फिर मुझे ये चीज नहीं समझ में आई है। समझ में आ गया सभी को? चलिए, इतना अगर सभी को समझ में आ गया है तो हम आप लोगों को एक चीज और कह देते हैं कि देखो आपके पास में जो समीकरण होते हैं, देखिए आपके पास में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, आखिर ये क्या चीज आपको बताते हैं? इस चैप्टर के अंदर हम ये भी बात करेंगे अभी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ इतना समझ लिया है कि सर हमारे पास में अगर एक समीकरण दी जाती है तो हम उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ में कंपेयर करके एबीसी का मान निकाल सकते हैं।
ठीक है, अगर एक चर वाले होंगे बच्चे तो उसका देखो एक ही आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सर अगर एक चर वाला हो, दो चर वाले की जगह एक चर हो, अगर हमने लिख दिया कि 3y+7 बराबर 0, 3y+5 बराबर 0, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 3y बराबर -5 और सर y बराबर -5/3। सिर्फ y का एक ही आंसर आएगा, सिर्फ y का एक ही आंसर आएगा। इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं आ सकते, सिर्फ y का एक ही आंसर आएगा। अगर हमारे पास में एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, एक चर वाला, तो उसका आंसर भी एक होगा। लेकिन पर अगर हमारे पास में दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो सर उसके हमारे पास में कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना? यहाँ चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप माइक ओपन करके एक बार पूछ लेना। देखिए, अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 3 है। हम एक बार आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। और वजह आप लोगों को पता है कि चैट सेक्शन बंद करने की वजह ये है कि पहले हम लोगों को इसको सोल्व करना है अपने तरीके से, जो भी हमारा मन करेगा, और सोल्व करने के बाद में हम उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। और लास्ट में हम आपको समझा देंगे कि कितने बच्चों ने गलत किया था और कितने बच्चों ने सही किया था। तो आप लोगों के पास में 2 मिनट है। कि प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है कि जांच कीजिए निम्न में से कौन समीकरण x+y=9 का हल नहीं है। यानी कि ऐसी इसमें से जो नीचे कुछ वैल्यूज लिखी गई हैं, नीचे जो ऑप्शन दिए गए ABCD, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो x+y=9 का हल नहीं है? चलिए, सही बच्चे पहले इसको हल कीजिए, सोल्व कीजिए अपनी तरफ से। और जो भी आपको लगता है कि इसका ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, आप उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। और फिर हम आपको समझा देंगे कि कितने बच्चों को सही हुआ है और कितने बच्चों का गलत हुआ है। चलिए, बहुत आसान सवाल है, इसलिए हम आप लोगों को क्या कहें, सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है। किसी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अभी दो बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन में वोट के बिना, तो वो भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। फिर से हम आप लोगों के लिए काउंटिंग कर देते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं कर पाए थे वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, बच्चों को दो चीजों में डाउट है, या तो वो डी बोल रहे हैं या फिर वो बी बोल रहे हैं। चलिए, एक बार देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, एक समीकरण दिया गया है x+y=9। अब देखो, जो इसके ऊपर सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर हम आपसे कहने लगे कि लोकेश ने लिया, लोकेश ने कहा कि सर x का मान 2 ले लो, और दीपांशु ने कहा सर y का मान 5 ले लो, क्या 2 और 5 को जोड़ करके जो हमारा आंसर आ रहा है 7, क्या वो इस 9 के बराबर है? आप कहोगे सर बराबर नहीं है, यानी कि सर ये तो आंसर नहीं है, यानी कि ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि सॉल्यूशन ऐसे ही मान होंगे एक्स और वाई के कि उनको जोड़ करके क्या आ जाए, 9 आ जाए, तो आपका सॉल्यूशन यानी कि हल होगा। वरना तो वो संख्याएं आपका हल नहीं होंगी। ठीक है, जिन संख्याओं को जोड़कर कि एक्स और वाई के मान, ऐसी संख्याओं को लो जिनको जोड़कर 9 आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ठीक है ये इसका हल है। और वरना तो आप कह दोगे सर ये इसका हल नहीं है। जैसे कि सर 8 और 1, सॉरी, आपने कहा सर 1+8 सर जोड़ के 9 आ जाएगा, ये इसका हल होगा। सर 5+5 सर जोड़कर 10 आएगा, ये इसका हल नहीं होगा क्योंकि हमें तो 9 चाहिए। 7+2 आपने कहा सर इनको जोड़ के 9 आ जाएगा, यानी कि ये भी इसका हल होगा। और सर 0+9 सर 9 के अंदर 0 को जोड़ेंगे तो ये भी 9 होगा, ये भी इसका हल होगा। यानी कि सर इसका हल कौन नहीं होगा? 5+5=10 इस समीकरण का हल नहीं होगा।
तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, हमसे वही ऑप्शन पूछा गया था जो इस समीकरण का हल नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया है तो पहले आप इतना ही टाइप कर दो कि हाँ सर वाई टाइप कर दीजिए, समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो वो एन टाइप कर दो, फिर हम आपसे कुछ और पूछते हैं सवाल के अंदर। समझ में आ गया सभी को कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि अगर हमारे पास में कोई समीकरण दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि बताइए ये संख्याएं इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो सर हम उन संख्याओं को समीकरण में पुट करेंगे। अगर मान आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो हम कह देंगे कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मेघा रॉय के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, मेघा, आप बच्चे बताइए कि आपको यहाँ पर क्या चीज नहीं समझ में आई थी बच्चे। एक बार जल्दी से माइक ओपन कर दो। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, हम आपको फिर से कह देते हैं कि अगर आपको सिर्फ इतना ही जांच करना है कि एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9। अब आप खुद बताइए ना, देने वाले ने सवाल यही दिया है ना कि x और y को जोड़ करके 9 आ जाए तो आपका आंसर होगा। और अगर आप ऐसी संख्या उठा कर ले आओगे कि x और y का मान जोड़ के 9 ही नहीं आए तो वो आंसर कैसे होगा। अब आप ये बताओ कि आपको नहीं लगता कि इसके अंदर इनफाइनाइट ऐसी संख्या होंगी, अनंत ऐसी संख्याएं होंगी जिनको जोड़कर 9 आएगा। अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट है कि सर दो ही संख्याओं को जोड़ के 9 आता है, तो बच्चे ये भ्रम है। क्योंकि इनफाइनाइट यानी कि ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। जैसे कि आपने कहा सर हम तो एक संख्या ले ले रहे -1 और इसको ले ले रहे 10, बताओ इनको जोड़ के कितना आएगा। आप कहोगे सर 9 आएगा। सर हम इसको -2 लेंगे, इसको लेंगे हम सिर्फ 11, जोड़कर फिर से 9 आएगा। सर इसको -3 लेंगे, सर इसको लेंगे 12, जोड़ के फिर से 9 आएगा। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको जोड़कर 9 आएगा। तो जिन सभी को जोड़कर 9 आएगा वो सारी संख्याएं हमारा हल होंगी, वो सारी संख्याएं हमारा हल होंगी। हमारा हल कौन नहीं होगा जिनको जोड़कर 9 नहीं आएगा। तो इसको जोड़कर 9 नहीं आ रहा, यानी कि अगर हमने एक को x का मान ले लिया, एक को y का मान ले लिया, तो सर ये जोड़कर हमारा 9 नहीं आएगा, ये 10 आ रहा है, तो ये हमारा हल नहीं है। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया। हाँ, किसी बच्चे के मन में ये भी डाउट है कि सर पहली वाली संख्या ही x का मान होगी और दूसरी वाली संख्या y का मान होगा। किसी बच्चे के मन में ये डाउट है कि सर ये x का मान होगा और ये y का, क्या y का मान 1 और x का मान 8 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। y का मान 1 और x का मान 8। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया ना सभी को। ये जरूरी नहीं है कि पहला वाला x है और दूसरा वाला y है, ये x और y के मान है। हो सकता है x का मान 1 तो आप कहोगे सर y का मान 8, हो सकता है x का मान 8 तो आप कहोगे सर y का मान 1। ठीक है, अब एक बार जल्दी से y टाइप करके बताइए, समझ में आ गया है ना कि सर अगर x का मान 1 है तो सर y का मान 8 है, लेकिन पर अगर y का मान 1 है तो सर x का मान 8 है। ठीक है, चलिए हम आपसे ये पूछ रहे थे कि आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा है। जल्दी से बताइए कि क्या आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा है, क्या आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा है। जल्दी से बताइए टाइप करके, वाई टाइप कीजिए अगर देखा है, और अगर नहीं देखा है तो एन टाइप कीजिए। और जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल आती है ना साइंस की, यानी कि भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, तो उनके पीछे जो हरे हरे पेज होते हैं जिन पर लाइन खींची होती है वो आपका ग्राफ पेपर होता है। आज आप देख लेना होमवर्क में कि ग्राफ पेपर कैसा दिखता है। ठीक है, अच्छा, ग्राफ पेपर पर हम आपको अगर ये क्वेश्चन दे दें, अच्छा इस समीकरण को कौन कौन बच्चा हल करेगा, 3x -9 बराबर 0। चलो इसको -9 नहीं लेते, इसको -12 लेते हैं। 3x -12, 3x -12 बराबर 0। बताइए इसमें x का मान क्या आएगा। ठीक है, नेहा का आंसर आ भी गया है कि सर x का मान 4 आएगा। कि सर हम इसको ऐसे हल करेंगे कि सर x का मान निकालना है, तो हमने लिखा सर 3x बराबर, सर ये -12 है, दूसरे हाथ की तरफ जाएंगे तो सर ये +12 हो जाएंगे। और सर हमें x का मान निकालना है तो सर x बराबर 12, सर यहाँ पर 3 गुणा में, तो सर इधर आके ये 1/3 हो जाएगा और सर आंसर आ जाएगा 4। कि सर x का मान कितना आ गया, 4 आ गया है। लेकिन पर सर ये तो हल निकालना हो गया। अगर हम किसी बच्चे से कहें, अगर हम किसी बच्चे से कहें कि आप इस सॉल्यूशन को, कि आप इस सॉल्यूशन को यानी कि इस हल को आप नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करके दिखाइए। ठीक है अंजलि, कि आप इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप कहोगे सर एक हमारे पास में नंबर लाइन होती है, सर वो कुछ इस तरीके की नंबर लाइन होती है कि उसके दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, सर एरो लगे होते हैं, क्योंकि ये अनंत तक जाती है, कभी खत्म नहीं होती। सर इसके बीच में कहीं ना कहीं एक मार्क होता है 0। क्या होता है हमारे पास में, 0। हमने लिख दिया सर एक होता है 0, और बाकी सर क्या होते हैं हमारे पास में, बाकी नंबर होते हैं सीधे हाथ की तरफ। तो सर 1 2 3 4 5 6 7,
और सर उल्टे हाथ की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, कुछ इस तरीके के नंबर होते हैं, ऐसा होता है। और सर आप कह रहे हो कि सर x का मान 4 है, आप कह रहे हो कि सर x का मान 4 है, तो सर ये रहा x का मान 4, और सर ये रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन कि सर ये हमारा हल है। ऐसा आपने छोटी क्लासेस में 8th क्लास तक क्या था कि किसी भी समीकरण को हल करो और उसका जो भी सॉल्यूशन आता है आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है ठीक है ठीक है। इतना बताइए कि समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए। दोनों ही अंजलि बताइए कि आप दोनों को ही समझ में आ गया है, बाकी भूमिका सभी को समझ में आ गया है ना। ठीक है, चलिए। अब ये तो हो गई सिर्फ एक चर वाले की बात, ये तो हो गई हमारे पास में एक चर वाले की बात। लेकिन पर अगर हमारे पास में दो चर वाले आ जाए उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सीख लेते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास में दो चर वाले आ जाए तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी सीख लेते हैं। देखिए, हम इसी सवाल को एक अगले पेज पर लेके चलते हैं। अभी सिर्फ हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, सवाल तो अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा सवाल तो सभी को समझ में आ गया है। लेकिन पर अगर आपसे कोई कहे कि आप x+y=9 का आलेख बनाइए, यानी कि आप इसका ग्राफ बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे। आपने कहा सर अभी तो आपने हमें बनाना सिखाया कि इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले आपने देखो ऐसा एक बॉक्स बनाना है अपनी कॉपी में। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी के अंदर एक ऐसा बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स के अंदर ऐसे करके और ऐसे करके कुछ बॉक्सेस बनाने हैं। और आपको एक बॉक्स के अंदर लिखना है एक्स और एक बॉक्स के अंदर लिखना है वाई। आपका जो भी मन करे, आपका जो भी मन करे। किसी बच्चे का मन किया सर मैं तो एक्स का मान 4 लूंगा, तो एक्स की जगह 4 लिख दो। लेकिन फिर जब आपने एक्स की जगह 4 लिखा तो वाई का मान 5 अपने आप आ गया। आगे कि नहीं आ गया, क्योंकि इन दोनों को ही जोड़ के नो आएगा। अब दूसरा बच्चा कहने लगा नहीं सर मेरा मन है मैं तो वाई को 4 लूंगा। जब आप वाई को 4 लोगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि आपको इस तरीके से कुछ नंबर्स के पेयर बनाने हैं कि सर x+y=9 था। सर हमने पहले x को 0 ले लिया, तो सर जब हमने x को 0 ले लिया तो सर y का मान आ गया 9। यानी कि सर हमने लिखा x=0 तो सर y=9। एक तो ये बन गया। दूसरा आप ऐसे करोगे कि सर x+y का मान 9 था। सर मैंने एक बार तो x को 0 ले लिया, सर मैं एक बार y को 0 लेना चाहता हूँ। आपने जब y को 0 ले लिया तो x का मान कितना आ गया, 9। आपको जो भी मन करे, किसी बच्चे का 4 लेने का मन है 4 लो, जिसका मन है 5 लेने का 5 लो, जिसका मन है 6 लेने का 6 लो, जिसका मन है -2 लेने का -2 लो। बट आपको करना क्या है, आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 3। तो आपने सीखा था कि बिंदु को लिखने के लिए हमें ऐसा चाहिए होता है कि पहले एक्स को लिखते हैं फिर वाई को। तो बस आपको इतना ही करना है कि अगर आपने ये पॉइंट लिया है 4, तो सर इसके लिए पॉइंट वाई था 5। और अगर आपने इसको लिया 5 तो ये सब था 4। यानी कि एक सीक्वेंस लेकर चलनी है। जैसे कि किसी बच्चे ने एक्स को लिया 0 तो सर वाई आया 9। लेकिन पर किसी ने एक्स को लिया 9 तो वाई आया 0। यानी कि आपको एक बिंदु निकालना है, ठीक है। और कम से कम कितने बिंदु निकालने हैं, आपने कहा सर कम से कम एक तो पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट तो ये रहा, और सर एक पॉइंट ये रहा। कम से कम 2 पॉइंट निकाल लिए हमने, इसलिए इतना टेबल बनाया था। अब आप क्या करोगे, अब आप कुछ नहीं करोगे, आप दो सीधी सीधी रेखाएं खींचोगे एक ऐसे। इसको आप जानते हो कि इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं, इसको ऐसे। और इसको आप जानते हो कि इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। और आप जानते हो कि जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इसको हम ओरिजिन यानी कि इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। और जिसके निर्देशांक कितने होते हैं, आपको सर 0,0 होते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे बनाना है। फिर आपने कहा सर एक्स का मान 4 वाई का मान 5। एक्स पर 4, 1 2 3 4, और सर वाई पर 5, 1 2 3 4 5। यानी कि सर बिंदु आ गया हमारा एक्स पर 4 वाई पर 5 यहां पर। और सर एक्स पर 5 वाई पर 4, सर एक्स पर 5 वाई पर 4 सर यहां आ गया। और आपने इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। तो आपने जिस तरीके से ये ग्राफ बनाना है, इसी को हम कहते हैं कि आप जब आपके पास में दो चर वाले रेखिक समीकरण होंगे तो आप उनका ग्राफ ऐसे बनाओगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए। सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 4 है। हमने आप लोगों को हिंट दिया था सवाल आने से पहले, ठीक है। अब ये आप लोगों का काम है कि आप लोग इसको जल्दी से हल कीजिए। यानी कि आप इसका ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बना करके आप हमें अपनी कॉपी के ऊपर कैमरे को घुमा कर दिखाओगे, फ्लिप कैमरा जो होता है मतलब बैक कैमरे से,
कि सर मेरा हो गया, चेक कीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के ऊपर ये ग्राफ बनाएंगे और हमें कैमरा घुमा कर दिखाएंगे जल्दी से। और जिस जिस बच्चे का ग्राफ बनता रहेगा वो एक एक बार आवाज लगा के बताता रहेगा कि सर हमारा हो गया, हमारी कॉपी के अंदर एक बार चेक कर दीजिए। कितनी अच्छी सुविधा हो गई है कि अब हमें चेक करने का भी पता लग गया है कि हम बच्चों की कॉपियां चेक कैसे कर सकते हैं। कि बच्चा अपनी कॉपी के ऊपर ग्राफ को बनाए और वो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, पीछे वाला जो फोन के अंदर पीछे वाला कैमरा होता है, और आप उसको दिखाइए और हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। जो भी बच्चा बोलकर दिखाएगा, जो बच्चा बताएगा अपना नाम और बोलकर बताएगा कि सर मेरा चेक कर लीजिए, उसी का देख पाएंगे हम, क्योंकि उन्हीं के नाम की स्क्रीन को हम क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। चलिए, कीजिए सही बच्चे, या फिर हम समझा दें एक बार। नो अच्छा सर, आप, नो सर। ठीक है ठीक है, अगर आप बना रहे हो तो ठीक है। और अगर ऐसा लग रहा है कि सब नहीं बना पा रहे हैं तो हम एक बार इस सवाल को फिर से समझा सकते हैं। हुआ किसी का? खुशबू आपको हुआ बच्चे? सर वेट वेट कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए। बाकी दीपांशु, लोकेश, ललित। दो दो अंजलि है, भूमिका है, किसी का भी हुआ, सपना, आरजू, वर्षा। सर मेरा हो गया। ठीक है अंजलि, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ अब दिखाइए बच्चे। हम्म, आपको ना एक जगह बैठकर ही दिखा, हाँ आप एक जगह रखकर दिखाई तभी दिखाई देगा अच्छे से। अगर आप ऐसे घूमते रहोगे, इधर उधर चलते रहोगे तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर मेरा भी हो गया। एक सेकंड, खुशबू एक सेकंड, अब अपना कैमरा फ्लिप करना खुशबू। एक सेकंड रुकना खुशबू, आप भी ऐसे ही रहने देना। अ, खुशबू एक्स का मान 0 रखा है, तो वाई का मान कितना आया है बच्चे? 9। ठीक है, और ग्राफ का है, ये तो बॉक्स हो गया। सर ग्राफ नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो हम जल्दी से एक बार बता देते हैं सभी को। देखिए, अंजलि ने ग्राफ भी बनाया था और हमने उनका बॉक्स नहीं देखा था, ग्राफ ही देखा था। चलिए, किसी ने बॉक्स बनाया, किसी ने ग्राफ, यानी कि आप सीख गए हो कि करना कैसे है। देखिए से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक समीकरण लिखा हुआ मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, उस समीकरण को कॉपी कर देना है कि 9x प्लस 7y बराबर 63। शायद खुशबू कहीं पर हमें गलती दिखी थी, आप उसको चेक करना एक बार, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करा, आपने इसका बॉक्स बनाया और बॉक्स के अंदर आपने इतने ही बॉक्सेस बनाने हैं कि हमें कम से कम 2 पॉइंट तो पता हो। हमने सिर्फ 2 पॉइंटों के लिए जगह बनाई कि सर एक में हमने लिखा x
और एक में लिखा हमने वाई। अच्छा खुशबू, आपने एक्स को जीरो लिया था ना? देखो, अगर आपने इसके अंदर एक्स को जीरो ले लिया, आप खुद बताओ, जब आपने एक्स को जीरो ले लिया तो 9 गुणा 0 कितना हो गया? 0 प्लस 7y बराबर 63। तो आपने कहा सर y का मान तो आ गया 63/7, यानी कि सर 9 आ गया। जब आपने x को जीरो लिया तो y का मान 9 आ गया। ठीक है सर, एक पॉइंट मिल गया 0,9। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने y को जीरो ले लिया, अगर आपने y को जीरो ले लिया तो आपने कहा सर y जीरो ले लिया तो 7 गुणा 0 0 हो गया, यानी कि 9x बराबर 63। यानी कि आपने y को जीरो लिया तो सर x का मान कितना आ गया? 7। एक्स का मान कितना आ गया? 7। अब आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आप सभी बच्चे यहीं पर टाइप करके बता दो कि आपको इतनी चीजें क्लियर है ना कि एक्स का मान जीरो लिया तो वाई का मान 9 आ गया, और जब हमने वाई का मान जीरो लिया तो एक्स का मान 7 आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया इतना? एक बार सभी बच्चे टाइप कर दो कि हाँ सर इतना तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप बच्चे, सभी बच्चे सामने देखिए। देखो आपने ग्राफ पे, ठीक है, ग्राफ पेपर हम बना देते हैं, कॉपी मतलब यहीं पे बना देते हैं इस तरीके से। ये तो आपका हो गया वाई अक्ष और ये आपका हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, एक सेकंड रुको, सिर्फ एक सेकंड, एक सेकंड। हमने ये पेज लिया एक नया, और देखो यहाँ ग्राफ पेपर लगा हुआ है, मान लेते हैं कि ये ग्राफ ही पेपर है। तो आपने ली एक तो एक्स अक्ष, ये रही, सॉरी वाई अक्ष, और एक आपने ली एक्स। ठीक है, अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक पॉइंट आपका आया था, पॉइंट लेकर आते हैं हम सर पीछे से। सर 0,9, एक्स का मान 0, सर एक्स का मान 0 तो वाई का मान 9 लिख लेते हैं। एक्स का मान 0 तो सर वाई का मान 9, और सर वाई का मान 0 तो सर एक्स का मान 7। ठीक है बच्चे, ये था। अब आप देखो सर, ये तो जो जहां पर हमारा एक्स अक्ष ये होता है, ये माइनस के एक्स अक्ष होता है। सर ये वाई अक्ष होता है और ये माइनस के वाई, और जहां पर दोनों एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, सर इसको मूल बिंदु, यानी कि सर इसको ओरिजिन बोला जाता है, और इसके निर्देशांक होते हैं सर 0,0। सर ये वाला जो पॉइंट होगा, सर ये होगा हमारे पास में एक्स का मान 1, सर वाई का मान 0। सर ये वाला पॉइंट क्या होगा? एक्स का मान 2, वाई का मान 0। ये वाला पॉइंट क्या होगा? सर एक्स का मान 3, वाई का मान 0। ये वाला पॉइंट कितना होगा? सर एक्स का मान 4, वाई का मान 0। ये कौन होगा? सर एक्स का मान 5, वाई का मान 0। ये कौन होगा? 6,0। ये कौन होगा? 7,0। ये कौन होगा? 8,0। इस तरीके से। अभी बताइए आप बच्चों, किसी को इसमें डाउट है? 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? इसमें तो कोई डाउट नहीं नो है। सर। ठीक है, तो आपने कहा सर हमें एक्स का मान 0 और वाई का मान 9, और सर एक्स का मान 7 और वाई का मान 0 चाहिए। तो एक्स का मान 7 और वाई का मान 0, सर एक पॉइंट तो आपको यही चाहिए था जहां जिसको आप ढूंढ रहे हो, एक्स का मान 7, वाई का मान 0। दूसरा आपको मिलेगा, सर यहां पर एक्स का मान 0 होता है, सर वाई का मान 1 होता है। सर यहां पर एक्स का मान 0 होता है, वाई का मान 2 होता है। ऐसे सर जब हम जीरो जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो सर हमें एक जगह एक्स का मान 0 और वाई का मान 9 मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा ऊपर जाने पर? आपने कहा सर एक पॉइंट ये वो है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और जब आप इन दोनों पॉइंटों को एक सीधी लाइन से जोड़ दोगे, जब आप इन दोनों पॉइंटों को एक सीधी लाइन से ऐसे जोड़ दोगे, तो इस लाइन के ऊपर सर आपको, सॉरी, इस लाइन के ऊपर जब आपने इन दोनों पॉइंटों को इस सीधी लाइन से जोड़ दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि सर ये लाइन के ऊपर आपको समीकरण का नाम लिखना पड़ेगा। और समीकरण क्या था? शायद 7x + 9y, सॉरी 9x + 7y पर 9x + 7y बराबर 63। अब आप इतना समझ गए होंगे कि ग्राफ कैसे बनता है। हमें आपको दो चीजें और बता देनी है। देखो, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है। ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। कितने पॉइंट से मिलकर बनी हुई है? आप कहोगे सर ये लाइन इनफाइनाइट, यानी कि अनंत पॉइंटों से, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। इसलिए सर इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे, इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे, सभी बिंदु 9x + 7y बराबर 63 के हल होंगे। ये बात समझ में आई कि इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे, सभी बिंदु इसी समीकरण का हल होंगे। बताइए, ये चीज समझ में आई आप लोगों को कि इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे
वो सभी बिंदु इस समीकरण का हल होंगे। बताइए, समझ में आ गई? एक बार बताइए कि ये चीज समझ में आई कि इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी बिंदु इस समीकरण का हल होंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आपको दो चीजें स्टार मार्क करके अपने पास में लिख लेनी है। शायद अब तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को, ऐसा कैसे हो सकता है कि स्क्रीन शेयर नहीं है? बच्चे स्क्रीन तो शेयर है। लोकेश, आप एक काम कीजिए, क्लास को कट करके जल्दी से रिज्वाइन कीजिए। स्क्रीन शेयर है क्योंकि हम देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल में हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है एकदम साफ साफ। ठीक है लोकेश, एक बार इस क्लास को कट करके बच्चे रिज्वाइन कीजिए। ठीक है, देखो अब हम दो उम्मीदें करते हैं कि एक तो आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा कि अब आप ग्राफ बना सकते हो। दूसरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है कि सर जो एक लाइन बनाते हैं, यानी कि सर अगर हमारे पास में, देखो हमने क्या लिखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये क्या है हमारे पास में? आप कहोगे सर ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। अगर हमें दो चर वाला एक रैखिक समीकरण दिया जाए तो हमें बच्चे ये याद करना है, क्या याद करना है? कि सर जो इसका आलेख होता है, इस समीकरण का जो आलेख होती है सर, वो एक सरल बोलो चाहे सीधी बोलो, वो एक सीधी रेखा होती है। बताइए, इतनी चीज समझ में आई कि दो जो हमारे पास में एक दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसका जो ग्राफ होता है, उसका जो आलेख होता है, देखो एक काले कलर की जो दिखाई दे रही है आपको, हरे कलर की, ये क्या है? आप कहोगे सरल सरल या फिर ये एक सीधी रेखा है। यानी कि जो हमारे पास में एक दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो सरल या एक सीधी रेखा होता है। एक तो हमें ये याद रखना है। दूसरा, पेपर में आता है क्वेश्चन कि एक समीकरण दे दिया जाएगा कि बताइए इसका आलेख कैसा होता है। लिखेंगे एक वृत्त होता है, दूसरा लिखेंगे कि एक पैराबोला होता है, तीसरा लिखेंगे कि एक, हमारे पास में कुछ ऑप्शन दे देंगे, चौथा दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो आपको उस वाले ऑप्शन पे लिखाना है कि जब हमारे पास में एक, हमें क्या दे रखा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है, तो इसका ग्राफ क्या होता है? एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी क्या याद रखनी है कि सर इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे, ये रेखा जितने भी बिंदुओं से मिलकर बनी है, अनंत बिंदुओं से, वो सभी बिंदु इस समीकरण के हल होंगे। वो सभी बिंदु इस समीकरण के हल होंगे। इतना सभी को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है एकदम। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे। दो चीजें याद रखनी है कि जो हमारे पास में एक दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो एक सीधी या सरल रेखा होती है। दूसरा, इस पे जितने भी बिंदु होते हैं सभी बिंदु इसी समीकरण का हल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, जल्दी से। ऑप्शंस तो है नहीं तो फिर पोल सेक्शन को कोई फायदा नहीं है, तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिए कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण, एक समीकरण लिखा हुआ है, कि इसका हल है या फिर इस आलेख पर स्थित है, तो ए का मान बताइए कितना होगा। अब देखो हल है या फिर ये बिंदु इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, इसका मतलब क्या है कि ये बिंदु कहीं ना कहीं इसी समीकरण वाली लाइन पर आता है तो ये इसका हल है। अगर इसका हल है तो आप इसको इसके अंदर पुट कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका ए का मान होगा। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से ए का मान निकालेंगे कि ए का मान कितना आएगा। हाँ, आपको बस इतना याद रखना है क्योंकि ये एक बिंदु है और आलेख ग्राफ की बात हो रही है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर पहला वाला बिंदु x होगा और सर दूसरा वाला बिंदु y का मान होगा। अब आप इसमें से ऐसा नहीं कर सकते कि सर 4 तो हमने x का मान ले लिया और 3 को हमने y का मान ले लिया, वो आपका गलत हो जाएगा। आपको x का मान 3 और y का मान 4 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बिंदु, और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बिंदु आलेख पर यानी कि ग्राफ की बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन बन जाता है फिर निर्देशांक ज्यामिति का। तो आपको x का मान 3 और y का मान 4 ही लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, चलिए। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर टाइप कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा, मतलब ए का क्या आंसर होगा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अंजलि, सपना, खुशबू और दीपांशु। दीपांशु तो शायद चले गए हैं शायद।
ललित, लोकेश, खुशबू, वर्षा, भूमिका, जिसका भी सॉल्व हो जाए वो जल्दी से अपना आंसर भेजना। सर इसका आंसर पॉइंट में आएगा? हाँ, फ्रैक्शन भिन्न की फॉर्म में ही रहने दो, जो कुछ बटे की फॉर्म में आ रहा होगा वैसे ही रहने दो, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। आगे खुशबू आपका आंसर। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। देखिए, आपको कुछ करना नहीं होता, इन जैसे इन वाले सवालों के अंदर आपको दिया गया कि ये जो बिंदु है 3,4, हमने मान लिया कि पॉइंट पी है, और ये 3,4 है, और ये इस वाले समीकरण यानी कि इस वाले इक्वेशन के ऊपर है। ठीक है, तो आपने कहा किसके ऊपर लाई करता है, 3y बराबर ए एक्स प्लस 7 के ऊपर। अभी बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो यानी कि वो उसी का सॉल्यूशन होता है। तो आप x का मान 3 और y का मान 4 इसके अंदर पुट कर दो। आप लिखा सर y का मान तो 4 हो गया और सर x का मान 3 हो गया। तो सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इधर वाली चीज को तो इधर लिख लें कि 3a प्लस 7 बराबर 12। सर 3a का मान कितना आ गया, 12 माइनस 7, कितना आ गया हमारे पास में 5, और a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। अच्छा चेक करो 5/3 आ रही है या हमने गलत लिख दिया है, देखिए एक बार चेक कीजिए, 5/3 आ रही है। देखो ना कि भाई इसमें y का मान 4 रखा तो 3 चौक 12 होते हैं, और इसके अंदर 3 रखा हमने, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 3a प्लस 7, तो ये आ गया 5/3। ठीक है, सर बच्चे चेक करो 5/3 आ रहा है। खुशबू आप भी चेक कीजिए, आंसर 5/3 आ रहा है। लोकेश, ललित, ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया ना। चलिए, तो आपको यहां तक के क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेने हैं, जितनी भी चीज आपको कराई गई है, और नेक्स्ट आपको कुछ और क्वेश्चंस कराए जाएंगे। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। नेक्स्ट भी आपको कुछ क्वेश्चन, अच्छा सुनो सुनो, कोई जा रहा नहीं है अभी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। चैट सेक्शन के अंदर हम एक लिंक डाल रहे हैं होमवर्क का, और वो होमवर्क है आपका चैप्टर नंबर 2 से। देखो चैट सेक्शन में भी एक लिंक आया होगा। अब आपको करना क्या है कि होमवर्क करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना है, और जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो एक वीडियो चलेगी, और उसके अंदर आपको 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 9M02 के क्वेश्चंस सभी बच्चों को अटेम्प्ट करने हैं, जब भी आपकी अटेंडेंस लगेगी कि आपने होमवर्क किया है, वरना तो आपकी होमवर्क की अटेंडेंस नहीं लगेगी, और फिर आपको बार बार फोन करके बोला जाएगा कि आपने होमवर्क नहीं किया है। ठीक है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके एक बार अपना होमवर्क जरूर सबमिट कर देना सभी लोग। ठीक है, समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार हाँ बोलो कि ठीक है सर, कि समझ में आ गया कि हमें होमवर्क करना है अपना चैप्टर नंबर 2 का, जो कि आपको अभी लिंक दिया गया है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना।